अच्छा, एजुकेशन के साथ जो है जी ये मोरल और ये तरबियत का वो कितना ये देखिए, तरबियत बहुत गहरा असर करता है इंसान की जिंदगी में। वरना कई सारे डॉक्टर्स हैं जो बेईमानी डायग्नोस्टिक करते हैं, लॉयर्स रहते हैं जो सच जानते हुए भी झूठ का साथ देखते हैं। हमने देखा है जजेस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एडुकेशन के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा अहम है। अगर तरबियत नहीं रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन इंसान को सेल्फिश बना। तरबियत कहाँ से आएगी? ये तरबियत भी एडुकेशन ही से आती है। एडुकेशन भी इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके साथ एडुकेशन और तरबियत दोनों थी। जैसे APJ अब्दुल कलाम, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं थी। वो लोगों से अपना एडुकेशन शेयर करते थे, अपने एडुकेशन पे फख्र नहीं करते थे, अपने एडुकेशन पे घमंड नहीं करते थे, वो शेयर करते थे। वो लोगों को बताते थे कि एडुकेशन कितना नेसेसरी है। और वाहिद इंसान APJ अब्दुल कलाम है जिसको ना कोई हिंदू नफरत करता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। उन पर हर कोई फख्र करता है। आज आपने पार्टिसिपेट किया था डिबेट में ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में, जी। तो आपने अपना कैसे तैयारी किया था? कैसे हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात है तो कोई शक नहीं है उनके पास वो कितने तालीम याफ्ता थे, और कोई शक ही नहीं है इस बात पे। क्योंकि वो जब वो 15 साल के थे, वो अपनी उम्र से डबल उम्र के लोगों को वो पढ़ाते थे, वो सिखाते थे। वो हमारे एडुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका एडुकेशन उनका जो नाम है मौलाना, वो मदरसी तालीम भी हासिल की है। उनका एक तर्जुमा भी है कुरान का, उनका तर्जुमा भी बहुत बेस्ट है। और अबुल कलाम आज़ाद मतलब वो कलाम करते थे बड़ी आज़ादी से, बड़े खुले अल्फाज में बात करते थे, किसी से डर खौफ नहीं था उनको। और उनकी बात करने की बात ही अलग थी, उनका सोचने का तरीका, उनके फिजिकल अपीयरेंस, मतलब बंदे हिट थे समझ लीजिए। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप किस स्कूल से हैं, किस क्लास में हैं? मैं खिदरपुर मुस्लिम हाई स्कूल से हूँ और हम 11 क्लास में आर्ट्स से हैं। आर्ट्स है। आपका मीडियम क्या है? एक्चुअली हम इंग्लिश मीडियम से इस वाले मीडियम में आए हैं, तो हम इंग्लिश ही में सब कुछ करते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम में आए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सरल लैंग्वेज में समझाते हैं और इंग्लिश भी यूज़ करते हैं। एक होता है ना कोई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उर्दू, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं चल रहा है। हमारे स्कूल में उर्दू, हिंदी सब कुछ होता है। छोटे छोटे जॉब में लगा दे रहे हैं, डिबेट्स चलाओ, इलेक्ट्रिशियन ये काम सीख लो। वो लोगों को लग रहा है कि वो ये सबसे आसान है, लेकिन हम लोग जिस टाइम से एडुकेशन से जुड़े हैं उस वक्त से हमको लगता है कि अगर दुनिया में सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो है एडुकेशन, तालीम हासिल करना। क्योंकि आप तालीम हासिल करने के लिए आपको क्या मिलता है? घर में पंखा मिल जाता है, लाइट मिल जाता है, चेयर टेबल मिल जाता है, नहीं तो बेड मिल जाता है। वहाँ पे बैठ के आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ आपको वहाँ बैठ के पढ़ना है। लेकिन एक आदमी जो 8 घंटा काम करता है, वो धूप और पसीना में अपना पसीना बहा के, ना वहाँ पर उसको पंखे की जरूरत है मिलती है, चाह के भी नहीं मिलता, ना चेयर टेबल मिलता है, ना बेड मिलता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। और उसके बाद वो जब 8 साल, जब तक उसकी जवानी है, बदन में ताकत है, तब तक वो कमा लेता है। और जब उसकी उम्र ढल जाती है तो रिटायरमेंट के तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए तालीम अगर आपकी है तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप उस तालीम के जरिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। तो इसलिए तालीम हासिल करना रोजी रोटी के लिए भी ज़रूरियत है, समाज में अच्छा और ख़राब का पहचान करने के लिए भी है, बुराई को रोकने के लिए भी है। हर काम में तालीम आपके साथ कदम से कदम मिला के आपको हर जगह इज्जत दिलाती रहेगी। जैसे आज हम लोग जो इज्जत समाज में है, आज मौलाना आज़ाद साहब के याद आज नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अपने मजहब को कभी पब्लिक लाइफ में नहीं लाए, ये बहुत बिल्कुल इंडिविजुअल और बहुत पर्सनल समझे। और आज के दौर में जो धर्म और मजहब की राजनीति हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो एक मौलाना थे। मौलाने के बाद वो पॉलिटिक्स में भी आए। कितनी ज़बान की महारत हासिल थी उनको। अरबी उनका लैंग्वेज होने के बाद यहाँ हिंदी और उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले
कंट्री में वो तालीम का मिनिस्टर बने। तो हमारा जो दीन के रहनुमा है उन लोगों को इस बात पे भी ध्यान देने होगा कि जो मौलाना है, हाफिज हो रहे हैं, मदरसे से फारिग हो रहे हैं, वो लोग सिर्फ दीन का तालीम तक महदूद नहीं रहे। मेरा सवाल ये भी था कि ये मौलाना थे अपने मजहब को अपने पर्सनल जिंदगी तक रखें, पब्लिक में नहीं लाए, यानी कि राजनीति में, सियासत में मजहब को इस्तेमाल नहीं किए। और आज के दौर में जिस मजहब को जो है सिर्फ कहा जाए इलेक्शन का मुद्दा बना के जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन का मुद्दा लेके हम लोग उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा क्या ना, हर आदमी को अपना चेयर चाहिए। उस सीट के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं। समाज का भला करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो समाज के वजह का डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट की वजह से इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें कि एक फिरहाद हकीम साहब है। आज ये फिरहाद हकीम साहब की वजह से जो हम लोगों को फिरहाद टट्टी चल रहा, और मैं उनसे 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि ऐसे लीडरों की सख्त ज़रूरत है। जो एक जगह मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक आदमी आए गार्डन रीच के और अपने काम का बारे में बोले। उसके बाद बोले कि सर मैं मुसलमान हूँ और मैं गार्डन रीच में रहता हूँ। उनके फाइल को फेंक दिए कि आप अपना काम का बारे में बोल रहे हैं कि आप आके हमको बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं और आप मुसलमान हैं तो मैं आपको आपका काम कर दूंगा। मैं वैसे काम नहीं करता, मैं लोगों का मजहब देख के काम नहीं करता। ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो सिर्फ तालीम और लोगों का जो खिदमत करने का जो जज्बा फिरहाद हकीम साहब का जो है, ऐसे लीडरों की सख्त कमी है। और ये हमारे उलमा कराम लोग को भी समझना पड़ेगा कि हम लोग दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके ही करें। और मजहब, देखिए मैं इस्लाम मानता हूँ तो मैं मानता हूँ, और दूसरे को मैं थोड़ी जोर जबरदस्ती करूँगा कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी करो, वो तो नहीं कर सकता। लेकिन तालीम में गलत अगर कुछ हो रहा है, तालीम अगर हम लोग प्रचार किस चीज़ कर रहे हैं, तालीम के लिए करें। मैं मजहब का तो हम लोग प्रचार नहीं कर रहे, तो मैं इस्लाम में करता हूँ तो आप लोग भी सब आदमी जो हमारे इस फिरहाद टट्टी में, इस मदरसे में हर कौम के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू बच्चे भी आ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, सरदार के बच्चे भी आके यहाँ पढ़ते हैं। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तालीम कहीं भी किसी को रुकावट नहीं पैदा करता है। तालीम जिसको हासिल करना है वो अपना ओपन कहीं भी जाके तालीम हासिल कर सकता है। बस यही हम लोग को फिरहाद टट्टी की तरफ से पैगाम एक है कि भैया जिसके पास पैसा है उसके माँ बाप तो कहीं भी पढ़ा लेंगे, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे। जनाब मिसबाहुद्दीन खान साहब, आज जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया, ऑर्गेनाइज बाय फिरहाद टट्टी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देना? देखिए, तो एक मौका था कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर जिनका बर्थडे आज है, और उन्होंने एजुकेशन के फरोगत के लिए, जो बढ़ावे के लिए जो किया है। देखिए, आज इंडिया के 2-3 चीज़ें वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, खास करके टेक्नो। हमारे यहाँ से जो है टेक्नोक्रेट बहुत पैदा हुए। IIM और IIT, ये 2 स्टूडेंट आज से 17 साल पहले जो जिस बीज को बोया था हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने, उसका रिजल्ट है कि आज हमारे लोग US के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं सब हमारे CEO बैठे हुए हैं। ये विज़न होता है। माने ये अलग बात है कि हमारे टेक्निकल जाके वहाँ पे सेटल हो जा रहे हैं, वहाँ की क्या नाम है आपके डिसीजन ले रहे हैं, और हम सेटल हो जा रहे हैं, कहीं उनको इंफ्रा या फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है क्या? ये क्या सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारा रिसोर्स ऐसे ही हमारा ड्रेन ब्रेन अगर एक्सपोर्ट होता रहेगा तो हम हमेशा यही बने रहेंगे। हमारा जो बूटी है ना कि किसी चीज़ का जो है वो तो सारा बेनिफिट हो ले रहे हैं। तो जब तक हम अपने टैलेंट को अपने यहाँ यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम जब तक मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे, सिर्फ कंज्यूमर बने रहेंगे, तो हमारे इसका कोई मकसद नहीं है। हमारा रिसोर्स ड्रेन आउट हो रहा है, चाहे वो एकेडमिक रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियलिक रिसोर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिसोर्स हो, व्हाटएवर, ये ड्रेन आउट हो रहा है हमारी कंट्री। ये हमारे कंट्री में हो, यहाँ फ्लरिश करें, यहाँ के लोग अपने प्रोडक्ट को यूज, तब जाकर मामला आ सकता है। इस थॉट आने के लिए कैसे होता है कि ग्रेजुअली हम एक एक चीज़ यहाँ से, मैंने हमारा रिसोर्स यानी कि क्या ये वेल्थ ट्रांसफ़र होता रहता है और हमारा कंट्री गरीब होता रहता है। अच्छा, आज बच्चे जो है वो क्विज कंपटीशन भी हुआ, डिबेट में भी पार्टिसिपेट किए और उनको टॉपिक दिया गया, बोले वो कैसा लगा आपको?
देखिए बच्चों के मामले में बच्चियां थी, और ये हमारे मुआशरे में एक बात बहुत अच्छा है कि बच्चियां बहुत आगे आ रही हैं। साथ साथ तकलीफ की बात यह है कि बच्चे कॉम्परेटिवली जो है वो बहुत पिछड़ गए हैं। रेशियो जो है ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है। 50-50 होनी चाहिए था। यानी लड़कियां सिंसियर है, लड़के सिंसियर नहीं हो रहे। लड़कियां सिंसियर हैं, लड़कियां जो भी रीजन हो। ऐसा भी कुछ है कि कहीं कहीं माशी हालात भी हैं, जैसे उनको रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है, वहाँ ड्रॉप आउट हो जाता है उनके साथ जो है। ये भी एक रीज़न है, ऐसा नहीं है। एक रोजी रोटी का मामला पहले एक बेटे के ही सर पे आता, तो छोड़ करके जो है ग्रेजुएटी में लग जाता है, अर्ली सेटलमेंट। और ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग अर्ली सेटल हो भी जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो माशाल्लाह हमारी, कोई भी है, दोनों तो अल्लाह के बंदे हैं, दोनों तो हमारी नस्लें हैं, बेटा हो या बेटी हो, किसी भी तरह से घर रोशन होना चाहिए, चाहे बेटा रोशन करे या बेटी रोशन करे। और लड़कियां अच्छी कर भी रही हैं माशाल्लाह। लास्ट क्या कहना चाहेंगे लोग, आप लोग कई लोग कह रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी इल्म, एजुकेशन और तालीम का जो है इम्पोर्टेंस जो है आज के बच्चे क्या समझ पा रहे हैं? सबसे यह है कि पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई के अंदर अगर आपके अंदर एनालाइजिंग पावर होनी चाहिए, एनालिटिकल थॉट के साथ होना चाहिए, रीजनिंग पावर होनी चाहिए। मेयर आप सिर्फ जो है किसी चीज़ को याद कर लेंगे फिर उसको लिख देंगे तो कुछ प्रोडक्टिविटी से आने का नहीं है। इसीलिए अब परसेप्शन एजुकेशन का बदल गया है कि हर पढ़ाई के पीछे यू हैव टू थिंक बिहाइंड दैट। अगर सपोज कीजिए कैपिटल लोग बार बार दिल्ली को बनाते थे, तो दिल्ली को क्यों बनाते थे? अगर पानीपत में लड़ाइयाँ होती थी जंग, तो सारी जंग दिल्ली के पानीपत में क्यों होती थी? तो इस तरह से रीज़न के साथ चलना, हाँ उसके लॉजिक क्या है और लॉजिक जस्टिफाइड है कि नहीं है,